Hello everyone. So today we are going to start with our economics. We'll do the last 10 to 12 year papers of CSC, CDS and CAPF. So today we are going to start with CAPF. Okay. I know एक दो दिन लेट हो गया है बिकॉज प्रिपेयर करना प्रॉपर इसके लिए एंड प्रिपेयर इन द सेंस कि फॉर एग्जांपल अगर कोई भी आपका टॉपिक है जनरली इकोनॉमिक्स जो होता है ना वो करंट अफेयर बेस्ड होता है, ठीक है। तो जो भी आपके कोर कॉन्सेप्ट से मतलब लाइक जो आप नोट्स बनाते हो कोर कॉन्सेप्ट्स के, तो उसमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं, बाकी आपका करंट अफेयर पार्ट हो तो जो करंट अफेयर पार्ट है उसके आपको अलग से नोट्स बनाने पड़ते हैं। जैसे मैंने ये नोट्स बनाए हैं ना, ये वाले PYQs के नोट्स बनाए ये साथ साथ में, सो दैट जब आप ये रिवाइज करो या जब भी आप ये पेपर सॉल्व करो तो साथ साथ में ये अगर कोई भी स्कीम आई है या कोई भी प्रोग्राम है तो आप उसको साथ साथ में रिवाइज भी कर लो, राइट। तो इसीलिए उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। एंड इन दिस वीडियो आई विल ट्राई टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स बिहाइंड द क्वेश्चंस, ठीक है। मैं ट्राई करूंगी कि आपको समझाऊं जो भी समझाने वाला होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद CAPF 2024. Which one among the following report state that the budget is seen not as simple balancing of tax receipt against expenditure but as a sophisticated process in which instrument of taxation and expenditure are used to influence? उसने ये बोला है कि कौन सी रिपोर्ट थी जिसने बोला था दैट जो बजट है, बजट इज़ नॉट सिंपल बैलेंसिंग ऑफ टैक्स। मतलब कि ऐसा नहीं है कि हम, जैसे क्या होता है बजट में आपका कुछ रिसीट है और एक्सपेंडिचर है। रिसीट मतलब कितना पैसा आ रहा है, कहाँ से रेवेन्यू आ रहा है आपका, है ना, और एक्सपेंडिचर कहाँ कर रहे हो आप। तो ये जस्ट बैलेंसिंग नहीं होता, जैसे फिस्कल डेफिसिट हम बैलेंस करते हैं तो वो बैलेंसिंग नहीं होता, बट वो एक सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस होता है जिसमें जो टैक्सेशन है और एक्सपेंडिचर है वो यूज़ किया जाता है ताकि हम इकोनॉमी को क्या कर सकें, इन्फ्लुएंस कर सकें, ठीक है। किसने बोला था? देखिए इसका आंसर इज प्लोडन रिपोर्ट ऑन कंट्रोल। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर देना हो, अगर तो आप ये चीज़ नोटिस कर लो कि ये इतनी ज़्यादा इलैबोरेट क्यों किया हुआ है ये वाला स्टेटमेंट, एक तो ये देख लो। दूसरा उसने यहाँ पे दिया भी है कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर, स्पेसिफाई किया हुआ है। तो अभी अगर आप ऐसे उसमें रिड्यूस करके यहाँ पे आंसर आ जाओ तो अच्छी बात है। अगर ऐसा नहीं सोच पा रहे हो तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ दो, ठीक है। बाकी आपको ARC तो पता ही है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पे आया था, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको पढ़ा देती हूँ यहाँ से। ARC आया था आपका, कब आया था, दैट इज इंपॉर्टेंट, 1966 में आया था। इसका फोकस क्या था कि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी होनी चाहिए, रिफॉर्म्स लाने चाहिए हमारे गवर्नमेंट में। पहले तो इसको मोरारजी देसाई जी ने चेयर किया था, बाकी बाद में इसको के हनुमंतिया ने किया था। सेकेंड ARC भी आया था, वीरप्पा मोइली के अंडर आई थी चेयरमैनशिप के 2005 में। सो दिस इज 1966 एंड दिस इज 2005, याद रखिए। अब ये वाले जो कमीशंस हैं उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार देख लो कि जो हूवर कमीशन आया था, रिपोर्ट आई थी, वो आई थी आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 आई थी। एंड कि क्या इम्प्रूव हो सकता है द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ US गवर्नमेंट। एंड जो हल्देन कमेटी थी आपकी, वो फोकस किया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट फंक्शंस की, गवर्नमेंट की क्या फंक्शंस है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए UK में, और क्या होना चाहिए, सेपरेशन होना चाहिए पॉलिसी मेकिंग फ्रॉम द लाइक जो भी आप लॉज बना रहे हो, जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस है वो एक दूसरे से क्या होने चाहिए, अलग होने चाहिए, ठीक है। एंड प्लोडन रिपोर्ट तो मैंने अभी आपको ऊपर बता दिया। चलिए नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन, देखिए। अब ये जो फाइनेंस कमीशन वाला है, कल ही मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने 14, 15 एंड 16 फाइनेंस कमीशन अच्छे से कराया कि क्या क्या प्रोबेबल क्वेश्चंस आ सकते हैं वहाँ से, बिकॉज 15th फाइनेंस कमीशन ही ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है। 16th की तो अभी रिपोर्ट आई नहीं है, मे बी मैंने आपको बताया था कि 31 अक्टूबर तक आएगा शायद, और उससे पहले का कौन सा था, 14 था, तो 14, 15 हो गया, तो 16 वाले की तो आई नहीं है। चलिए उसने बोला है, ये मैंने आपको कल वाली वीडियो में अच्छे से कराया था, फिर भी देखते हैं हम। देखिए उसने बोला जो 15th फाइनेंस कमीशन है, यूज फिस्कल एफर्ट एज क्राइटेरिया हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन अनलाइक 15th। कि क्या 15th फाइनेंस कमीशन जो था उसने फिस्कल एफर्ट क्राइटेरिया को यूज किया था, अनलाइक 14th फाइनेंस कमीशन। 14th फाइनेंस कमीशन ने नहीं किया था, बिल्कुल सही है ये। बोथ द 14th एंड 15th फाइनेंस कमीशन यूज प्री 2011। देखिए जो 14th का था मैंने आपको बताया था, इसने 1971 का सेंसस लिया था और 15th ने 2011 का लिया था। सो आंसर आपका क्या आ जाएगा, ओनली 1 आ जाएगा। मैं एक बार दिखा भी देती हूँ ये फाइनेंस कमीशन वाला।
15th का मैंने कराया था, और इसमें मैंने डेवोल्यूशन का भी बताया था आपको कि कैसे कैसे डेवोल्यूशन है। देखिए ये 15th का क्या है, इसमें आपका टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स है, 2.5% वेटेज है। मैंने ये भी बोला था कि ये वेटेज भी करना, आप जाके पहले वो वीडियो देख लेना, ज़्यादा 10-15 मिनट की वीडियो है, वो देख लेना, ठीक है। देन उसके बाद है 14th फाइनेंस कमीशन में, देखो टैक्स एंड एफर्ट का कोई वेटेज नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट शोन एन इम्प्रूवमेंट इन रूरल एरिया। देखिए अभी जो हुआ था दैट वाज रिसेंट वाला जो है वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस 5 है। उसने बोला अगर आप 4 और 5 देखोगे तो इनमें से कौन सा है जिसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। देखिए जो एनीमिया है उसमें कोई भी मतलब उतना इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिला है, वो अभी भी सिवियर है, अभी भी बहुत सारे बच्चे विमेन जो हैं वो सिवियर एनीमिक हैं। बाकी आपके इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, ओबेसिटी और ये जो टोटल फर्टिलिटी रेट है उसमें इम्प्रूवमेंट दिखा है, बट एनीमिया में नहीं दिखा है। अगर मैं आपको ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यहाँ से कराऊँ थोड़ा सा, ये देखिए ऐसे ऊपर ऊपर से बता देती हूँ बट आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। सो नेशनल फैमिली हेल्थ जो सर्वे है वो कंडक्ट कौन कराता है, ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कराएगी, ठीक है। और नोडल एजेंसी कौन है, दैट इज़ IIPS, दैट इज़ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस है, ठीक है। ये कोलैबोरेशन में काम करते हैं फील्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ। गोल क्या है कि हमें देखिए क्या होता है, जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उसको डेटा चाहिए होता है, ठीक है। डेटा चाहिए होता है आगे, क्योंकि पॉलिसीज़ बनानी है तो डेटा चाहिए होता है, तो वो कहाँ से लेते हैं, यहीं से लेते हैं। नेक्स्ट इज सर्वे जो है प्रोवाइड स्टेट एंड नेशनल इन्फॉर्मेशन। देखिए हर एक स्टेट का अलग से डेटा निकलता है और नेशनल लेवल पे अलग से निकलता है, जैसे फर्टिलिटी पे, इन्फेंट चाइल्ड मोर्टिलिटी, फैमिली प्लानिंग पे, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, रिप्रोडक्टिव न्यूट्रिशन, एनीमिया, यूटिलाइजेशन, ये सब चीज़ें, ठीक है। अब इसको फंडिंग कौन देता है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये आ चुका है पहले भी क्वेश्चन में, दैट इज यूसेड है और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, यूनिसेफ है, UNFPA है और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। ऑब्जेक्टिव बता दिया मैंने कि क्वालिटी डेटा देता है। जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 1 हुआ था वो हुआ था 1992-93 में पहला, याद रखिएगा। 1998 में दूसरा हुआ, देन 2005 एंड 6 में तीसरा हुआ, एंड जो 4th वाला था वो हुआ 2014 एंड 2015 में। देन अगर आप देखोगे एक और चीज़ याद रखना, इन एडिशन टू 29 स्टेट, पहले क्या होता है, जैसे अभी तो 28 स्टेट्स हो गया है, तो पहले 29 स्टेट्स थी, तो उन्होंने बोला कि NFHS ने क्या किया था, जब 4 हुआ था आपका नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे, उस टाइम पे सारी की सारी यूटीज़ को भी पहली बार, तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि पहली बार कौन से फैमिली हेल्थ सर्वे में सारी की सारी यूटीज़ को इंक्लूड किया गया था, वो 4 था, ठीक है। कौन सा सेंसस लिया गया था, 2011 का सेंसस लिया गया था, ठीक है। अब एक और चीज़ है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जी ये जो सर्वे होता है वो अलग अलग इश्यूज़ हो गए या टॉपिक्स को मतलब रेंज को ये कवर करता है, जैसे कि हेल्थ रिलेटेड इशू, फर्टिलिटी, इन्फेंट चाइल्ड मोर्टिलिटी, मैटरनल, हाई रिस्क सेक्सुअल बिहेवियर, सेफ इंजेक्शंस, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, नॉन कम्युनिकेबल HIV नॉलेज, एटीट्यूड टुवर्ड पीपल लिविंग विद HIV, या डोमेस्टिक वायलेंस भी इसमें इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। अब जो 5th वाला दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कुछ नए टॉपिक्स, कुछ नए एरियाज ऐड किए गए हैं, ठीक है। आप सिर्फ ये देख लेना कि 2019-2020 में ये कंडक्ट कराया गया था, बट ये थोड़ा सा अगर आप देखोगे डिले हो गया था बिकॉज ऑफ कोविड-19, तो रिलीज़ कर दिया गया था, 21 में रिलीज़ हुआ था, ठीक है। और ये कुछ इंडिकेटर्स भी प्रोवाइड करता है जिससे 30 सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट गोल्स हैं उसके लिए। चलिए अब ये देखते कि कौन से नए टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो वो है प्री स्कूल एजुकेशन, डिसेबिलिटी, एक्सेस टू टॉयलेट फैसिलिटी, डेथ रजिस्ट्रेशन, बेथिंग प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। ये देखिए बेथिंग प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, मेथड्स एंड रीजन फॉर एबॉर्शन ऑल्सो। अब न्यू एरियाज कौन कौन से हैं, डोमेन ऑफ चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, अल्कोहल टबैको यूज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, देन एक्सपेंडेड एज। और 2019 में पहली बार दिस इज इम्पॉर्टेंट, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में डिटेल्स लिया गया था कि कितने % ऑफ मेन एंड विमेन है जो कि इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब बात आ जाती है, ये सेक्स रेशो पे बताया, ये सेक्स रेशो बर्थ पे, इनफर्टिलिटी रेट है, तो ये सब चीज़ें इंप्रूव हुई हैं। चाइल्ड न्यूट्रिशन अगर आप देखोगे स्टंटिंग जो है वो डिक्लाइन हुआ है, एंड वेस्टिंग जो है वो आपका भी डिक्लाइन हुआ है, एंड देन अंडरवेट जो है वो भी आपका डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। तो आपको पता है स्टंटिंग क्या होता है, स्टंटिंग होता है कि आपकी इम्पेयर्ड ग्रोथ है और
मतलब न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है आपको, ठीक है। और वेस्टिंग में क्या होता है, जैसे आपका BMI देखते हो ना कि आपका वेट एंड हाइट के रिस्पेक्ट में आपकी हाइट ठीक है या वेट ठीक है। एनीमिया मैंने आपको बोला था वो वर्सनड इन ऑल स्टेट्स, ठीक है। बैरिंग केरला का ठीक ठाक है थोड़ा सा, बाकी ऑल स्टेट्स आर इन सेवियर कैटेगरी। इम्यूनाइजेशन, इंस्टीट्यूशनल वर्क, ये फैमिली प्लानिंग पे है, ब्रेस्ट फीडिंग है, विमेन एम्पावरमेंट पे है, ठीक है। चलिए सो ये देख लेना एक बार पूरा का पूरा। अब उसने बोला है नाउ व्हाट इज बर्डन ऑफ टैक्स ऑन अ कमोडिटी। बर्डन ऑफ टैक्स होता है कि जो भी एक टैक्स है वो कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है अमंग डिफरेंट पार्टीज, जैसे कि कंज्यूमर को कितना टैक्स है, कितना भरना पड़ रहा है, या फिर प्रोड्यूसर को या वर्कर को, ठीक है। और एक और चीज़ पे ये डिपेंड करता है प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है, डिपेंडिंग अपॉन सप्लाई एंड डिमांड पे, ठीक है। अब क्या होता है ना, अगर आप देखोगे दो टाइप के होते हैं ये इंसिडेंट्स, जो मतलब जो आपका बर्डन ऑफ टैक्स होता है दो टाइप के। जैसे कि स्टैट्यूटरी होता है, स्टैट्यूटरी मतलब लीगल होता है, कोई भी एक पर्सन जो लीगली रिस्पॉन्सिबल है कोई भी एक पर्टिकुलर टैक्स पे करने के लिए। और दूसरा होता है इकोनॉमिक इंसिडेंट्स। ये इकोनॉमिक इंसिडेंट्स की बात कर रहा है, जब भी आप क्या करते हो, एक बायर है और एक सेलर होता है, ठीक है। तो जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हो तो जितना भी उस पर टैक्स होता है, जो भी बर्डन ऑफ टैक्स होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट होता है बिटवीन बायर और सेलर के बीच में। बट ये तो डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। इट इज एक्सप्लिसिटली अपोज्ड ऑन, मतलब जिसपे ये इम्पोज एक्सप्लिसिटली किया जा रहा है उस पर इंडिपेंडेंट होता है। क्यों होता है, बिकॉज बायर और सेलर क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं आपस में। जैसे कि क्या होता है, जब हम दूसरे फैक्टर पे आएंगे तब आपको अच्छे से समझ आएगा। अब क्या होता है, एक होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहले हम देखेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका मतलब क्या होता है कि पहले अगर हम देखते हैं, अगर तो आपकी डिमांड इन इलास्टिक है। डिमांड इन इलास्टिक का मतलब क्या होता है, डिमांड इन इलास्टिक का मतलब है कि जो कंज्यूमर्स हैं, अगर प्राइस चेंज भी होता है तो भी कंज्यूमर को फर्क नहीं पड़ता, वो चीज लेंगे ही लेंगे। इसका मतलब कंज्यूमर्स आर नॉट रिस्पॉन्सिव ही नहीं है वो टू द प्राइस चेंज। तो इससे क्या हो जाएगा, टैक्स बर्डन किसके पास जाएगा, कंज्यूमर के पास। क्यों, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ भी रहा है तो भी डिमांड पे कोई असर नहीं हो रहा। इसका मतलब अगर प्राइस बढ़ भी रहा है तो ज्यादा प्राइस में लेगा कौन, कंज्यूमर ही लेगा ना। तो ये डिमांड के बेसिस पे आ गया आपका, ठीक है। तो बर्डन टैक्स का किसके पास जाएगा, जो बर्डन होगा वो आपका कंज्यूमर बियर करेगा। ये हो गया कि अगर जो डिमांड है वो इन इलास्टिक है। वहीं पे अगर डिमांड इलास्टिक ज़्यादा है, इसका मतलब कि अगर प्राइस चेंज होता है तो डिमांड भी चेंज हो रही है। अगर आपने क्या किया, कोई भी एक प्रोडक्ट है उसका प्राइस बढ़ा दिया तो डिमांड रिड्यूस हो जाएगी। अगर तो डिमांड रिड्यूस हो रही है तो टैक्स कौन भर रहा है, फिर किस पे बर्डन ज़्यादा आ रहा है, वो बर्डन ज़्यादा आएगा किसके ऊपर, प्रोड्यूसर के ऊपर, या फिर प्रोड्यूसर नहीं बोल सकते, सेलर के ऊपर आ जाएगा। बिकॉज या तो उसको अपने प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो कम करना पड़ेगा बेचने के लिए, है ना, क्योंकि डिमांड ही नहीं बढ़ रही है, डिमांड कम हो गई है प्राइस ज़्यादा होने से। समझ आया। अब ये तो आ गया आपका डिमांड के बेसिस पे। अब आता है एक और, दैट इज सप्लाई के बेसिस पे। अगर सप्लाई में क्या है आपके पास, अगर सप्लाई इन इलास्टिक है, मतलब क्या है कि अगर प्राइस चेंज हो भी रहा है नहीं भी हो रहा है, बट प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, सप्लाई में कोई फर्क नहीं कर रहा, चाहे प्राइस बढ़े चाहे कम करे, प्रोड्यूसर क्या करेगा, सप्लाई वैसी की वैसी ही रख रहा है। तो अब क्या होगा, जो टैक्स बर्डन किसके ऊपर जाएगा, टैक्स बर्डन प्रोड्यूसर के ऊपर जाएगा। क्यों, क्योंकि वो टैक्स को शिफ्ट ही नहीं कर रहा कंज्यूमर्स पे, है ना। क्योंकि प्राइस अगर बढ़ भी रहा है तो भी वो उतनी सप्लाई रख रहा है, सप्लाई में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो टैक्स तो ये ट्रांसफर कर ही नहीं रहा कंज्यूमर्स पे, तो प्रोड्यूसर पे ज़्यादा टैक्स आएगा। वहीं पे अगर जो आपकी सप्लाई है वो इलास्टिक है, इलास्टिसिटी का मतलब ही ये होता है कि अगर एक में चेंज आएगा, क्या दूसरे में चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या फ़र्क पड़ रहा है कोई कि नहीं पड़ रहा है। अगर सप्लाई इलास्टिसिटी आ रही है, इसका मतलब क्या है कि जो भी प्रोड्यूसर है, जैसे ही प्राइस चेंज होगा प्रोड्यूसर अपनी प्रोडक्शन भी चेंज करेगा। इसका मतलब जो टैक्स होगा वो किस पे जाएगा, कंज्यूमर्स पे, क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स होंगे वो इजीली अपना जो टैक्स है वो कंज्यूमर्स पे डाल देंगे। क्यों डाल देंगे, वो प्राइस को बढ़ा देंगे। समझ आया, क्या कर देंगे, वो प्राइस को बढ़ा देंगे। ओके,
जैसे अभी कुछ चीज़ें होती हैं, कौन सी चीज़ें जो ज़्यादा इलास्टिक होती हैं, कौन सी चीज़ें जैसे वो रहती है ना, तुम्हारी लग्जरी गुड्स रहती हैं, तो उसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है कि प्राइस अगर बढ़ गया बहुत ज़्यादा तो उसकी सप्लाई, जो उसकी डिमांड होती है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि चल जाएगा ना, अगर हम बहुत महंगी चीज़ नहीं भी लेंगे तो चल जाएगा काम। बट अगर आप राइस की बात करो या कोई भी एसेंशियल खाने की बात करो, उसके चाहे प्राइस बढ़े चाहे कम हो, उसकी डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ता। जैसे चावल वावल हो गया या कोई भी चीज़ है, तो उसकी डिमांड पे असर नहीं पड़ेगा क्योंकि वो एसेंशियल है, वो तो खानी है आपको, है ना। तो वो इनइलास्टिक, सो इसका आंसर इज 2। In recent year, which one among the following is the source of demand in Indian economy in descending order? Descending order की बोला, source of demand। अब मेरे को खुद बताओ डिमांड कहाँ से ज़्यादा बढ़ेगी, प्राइवेट कंजप्शन या गवर्नमेंट कंजप्शन से? ऑब्वियसली प्राइवेट कंजप्शन से। प्राइवेट कंजप्शन मीन्स हमारे पास जो पैसा है, हम जाते हैं एक्सपेंडिचर करते हैं, चीज़ें खरीदते हैं, वापस लाते हैं, तो हमारा जो कंजप्शन है वो ज़्यादा होगा ना एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट कंजप्शन। सो गवर्नमेंट वाला तो कैंसिल कर दो ये। अब क्या गवर्नमेंट कंजप्शन आएगा या फिर या फिर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आएगा? देखिए फिक्स्ड है ना, कहाँ गया, हाँ, फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है कि आप क्या करते हो, कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो, या तो नए एसेट्स में करते हो या पुराने एसेट्स में करते हो, जैसे मशीनरी, बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, पब्लिक प्राइवेट दोनों हो सकता है ये, ठीक है। तो क्या इससे डिमांड ज़्यादा होगी? बिल्कुल होगी। इससे कम, प्राइवेट से कम कौन सी होगी? ग्रॉस फिक्स कैपिटल की। गवर्नमेंट कंजप्शन क्या होता है, मैंने आपको बता दिया कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग किस पे होती है ना, जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको सैलरी दे दी, या जो भी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने आपको बोला, चाहे वो पार्क्स हैं, चाहे वो टॉयलेट्स हैं, स्कूल्स हैं, कुछ भी है, तो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के मेंटेनेंस के लिए उनका जो डिमांड होता है वो थोड़ा कम होता है। लास्ट में आपका आ जाएगा नेट एक्सपोर्ट्स, जो भी आपके एक्सपोर्ट वगैरह हैं, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा? सी पार्ट। अब उसने बोला दैट व्हाट इज द परसेंटेज वेटेज ऑफ द साइन टू। ये भी मैंने आपको कल वाली फाइनेंस कमीशन वाली, देखो फाइनेंस कमीशन से कितने क्वेश्चंस आ गए इसी साल सीएपीएफ में, 2 क्वेश्चन तो ये हो गए, एक और आगे बताती हूँ मैं आपको। सो फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, जब मैं आपको पढ़ा रही थी ना फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, तब भी मैंने बताया था कि 14th में सिर्फ फॉरेस्ट कवर था, जिसको 7.5% का वेटेज दिया था, बट 15th फाइनेंस कमीशन में फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी आया, ठीक है, फॉरेस्ट कवर नहीं आया, तो जिसको 10% दिया गया। ओके चलिए नेक्स्ट इज मॉनेटरी पॉलिसी का, उसमें बताया है सेंट्रल बैंक कैन इंक्रीज द मनी सप्लाई बाय इंक्रीजिंग। तो ये आपने पढ़ा होगा, मैं उतना डिटेल में आपको बैंक रेट नहीं बताने वाली, रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट नहीं बताने वाली, बट सिंपली बता देती हूँ। बैंक रेट से क्या होता है कि सेंट्रल जो आपके दूसरे बैंक्स होते हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसा लेते हैं किसी रेट पे, एक रेट पे आप लोगे ना, है ना, इंटरेस्ट रेट लगेगा उस पर। तो बैंक रेट क्या होता है? लॉन्ग टर्म के लिए होता है। वैसे आपके पास रेपो रेट होता है, रेपो रेट से भी बैंक्स जो होते हैं वो आरबीआई से पैसा लेते हैं, ठीक है। आरबीआई पैसा देता है किनको? बैंक्स को देता है, एक तो बैंक रेट पे और रेपो रेट पे। रेपो रेट शॉर्ट पीरियड के लिए होता है और बैंक रेट लंबे समय तक होता है, ठीक है। इसीलिए ज़्यादातर बैंक रेट पे लिया जाता है, बैंक रेट पे थोड़ा रेट हाई होता है। अब उसने बोला है सेंट्रल बैंक इंक्रीज कर सकता है क्या मनी सप्लाई? देखिए अगर तो आरबीआई जो सेंट्रल बैंक है आपका, अगर वो बैंक रेट को बढ़ा देता है, इसका मतलब बैंक्स तो फिर आरबीआई से पैसा ज़्यादा लेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है ना। तो जब बैंक्स इनसे पैसा ही नहीं लेंगे, इसका मतलब बैंक के पास उतना पैसा नहीं रहेगा। जब बैंक के पास उतना पैसा नहीं रहेगा, क्या पब्लिक के पास पैसा आएगा? बिल्कुल नहीं। तो उसने बोला इंक्रीज कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, वो डिक्रीज करता है। तो हमने पढ़ा होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी से क्या किया जाता है, मनी सप्लाई को ज़्यादा या कम किया जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी के कंपोनेंट्स जो होते हैं आपके यूज़ किए जाते हैं, दैट इज बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट यूज़ किया जाता है। सो दिस इज रॉन्ग, you'll be left with these two option। अब उसने बोला है जो आपका सेंट्रल बैंक होता है वो इंक्रीज कर सकता है मनी सप्लाई बाय परचेजिंग सिक्योरिटीज फ्रॉम द पब्लिक। मेरे को एक बात बताओ, जब भी आप, इसको ऐसे याद रखना, जब भी आप बाजार जाओगे, ठीक है, आप कोई चीज़ परचेज कर रहे हो, खरीद रहे हो, आप तो खरीद लोगे, बाकी पैसा किसको दोगे? जिससे आपने खरीदी उसको दोगे ना पैसा। तो वैसे ही है कि अगर सेंट्रल बैंक क्या करता है, परचेज कर लेते हैं सिक्योरिटीज फ्रॉम पब्लिक, तो पैसा किसके पास जाएगा? पब्लिक के पास जाएगा। तो क्या मनी सप्लाई इंक्रीज होगी? बिल्कुल होगी। सेंट्रल बैंक कैन decrease the money supply by increasing the cash reserve ratio। now what is cash reserve ratio? cash reserve ratio वो रेशो होती है जो कि बैंक्स के पास जो पैसा होता है ना, ये जो बैंक है इनके पास कुछ पैसा होगा,
उस पूरे टोटल पैसे में से कुछ अमाउंट होगा जो उसको किसके पास रखना पड़ेगा, आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, दैट इज कैश रिजर्व रेशो। और एक होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो होता है, तो वो उसको अपने पास रखना पड़ता है, ठीक है, एक मिनिमम जो होता है वो अपने पास रखना पड़ता है। अगर तो सीआरआर बढ़ा दिया जाएगा, इसका मतलब आरबीआई के पास ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। अगर आपने आरबीआई को ज़्यादा पैसा दे दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपके पास तो कम रहेगा ना, तो बैंक्स के पास अगर कम रहेगा तो क्या वो पब्लिक को दे पाएगा एज अ लोन या जो भी होगा, नहीं दे पाएगा, मतलब डिक्रीज हो गई मनी सप्लाई। सो दिस इज करेक्ट। तो इसको ऐसे देखिए, जो आपकी इकोनॉमिक्स होती है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अब आता है आपके पास नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी इज़ नॉट करेक्ट। देखिए जो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी थी वो 2022 में लॉन्च हुई थी, बिल्कुल सही है। इम्प्रूव करने के लिए कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन गुड्स, ठीक है। इन्हांस इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। NLP would provide an opportunity for deleveraging balance sheet and providing fiscal space for investment in new infrastructure assets, ठीक है। देखिए deleveraging, अगर आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना होता तो आप देख सकते हो deleverage कर रहा है ये, तो ये नेगेटिव वर्ड है। और क्या ये deleveraging बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है, जितना भी आपका डेट वगैरह कर्जा वगैरह आप सारा वापस दे रहे हो, तो इसके अंदर ये चीज़ नहीं आता है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे इसका आंसर इज डी पार्ट। अब मैं आपको ना थोड़ा सा बता देती हूँ नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के बारे में। सो सी, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी जो है इट वाज लॉन्च ऑन सितंबर 2020 और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये किया था, टारगेट किया था कि हमें जो भी लॉजिस्टिक्स हैं आपके इंडिया में, तो उसको क्या किया जाएगा, उसकी कॉस्ट को रिड्यूस किया जाएगा, हमारी जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की रैंकिंग है उसको इम्प्रूव किया जाएगा एंड क्रिएट किया जाएगा, डेटा ड्रिवन डिसीजन लिया जाएगा, मैकेनिज्म फॉर एफिशिएंट कॉम्प्रिहेंसिव। इसी के अंडर ना एक एक्शन प्लान भी लाया गया था ताकि जो ये ऊपर वाले टारगेट्स को पूरा किया जाए। और एक्शन एरियाज कौन कौन से थे आपके, कि इंटीग्रेटेड डिजिटल, पहले तो डिजिटल लॉजिस्टिक सिस्टम होना चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ फिजिकल एसेट्स एंड बेंचमार्किंग ऑफ सर्विस क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, लॉजिस्टिक हो गया, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग होगा, इंप्रूवमेंट होगा, फ्रेमवर्क, सेक्टोरल प्लान है, स्टेट इंगेजमेंट है, एग्जिम लॉजिस्टिक है, फैसिलिटेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लॉजिस्टिक पार्क। तो आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से इतना थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, उतना इन डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। ओके चलिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पब्लिक गुड्स एंड एक्सटर्नलिटीज क्या होता है। देखिए अगर आप यहाँ पे देखोगे जो पब्लिक गुड्स होते हैं उसमें क्या होता है, पब्लिक गुड्स होती है जो आपकी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है आपको पब्लिक गुड्स, ठीक है। तो उसने बोला क्या जो पब्लिक गुड्स होती हैं, इसने पब्लिक गुड्स की क्या, नॉन राइवलरी एंड नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी, बिल्कुल सही है। जो पब्लिक गुड्स होती हैं को अगर जैसे मैंने यूज़ किया, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा यूज़ नहीं कर पाएगा, एक्सक्लूड कर दोगे आप दूसरे को, जी नहीं, दोनों की दोनों बता ही देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, पब्लिक एंड प्राइवेट। देखिए एक तो नॉन एक्सक्लूडेबल मैंने आपको बता दी कि कोई भी प्रिवेंट नहीं होगा, एंड नॉन राइवलरीज क्या होता है कि कंजप्शन, कि अगर कोई भी एक पर्सन है अगर वो कंज्यूम करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे के लिए डिमिनिश हो जाएगा, दूसरा बंदा कंज्यूम नहीं कर पाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि ये क्या होता है कि गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर्स प्रोवाइड करते हैं, मे सब्जेक्ट टू मार्केट फेलियर हो सकता है। कैन प्रोड्यूस एक्सटर्नलिटीज, एक्सटर्नलिटीज क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल कोई दो पर्सन है या फॉर एग्जाम्पल दो कंपनीज हैं या दो पर्सन है, उनके बीच में ट्रेड हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, बट तीसरा बंदा उससे इनडायरेक्टली इफेक्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, ये एक्सटर्नलिटीज जो है वो बेनिफिट भी कर सकती हैं और ये नेगेटिव भी हो सकती हैं। अगर आप एग्जाम्पल देखोगे जैसे नेशनल डिफेंस है या क्लीन है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्लीन एयर आएगा यहाँ पे, ठीक है, क्लीन एयर आएगा। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे आपके पास क्लीन एयर है, ठीक है, साफ सुथरी एयर रखोगे तो क्या लोगों की हेल्थ पे इम्पैक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा, पॉजिटिवली करेगा, मतलब थर्ड पार्टी इंक्लूड हो रही है बीच में। वैसे प्राइवेट है, प्राइवेट जो होते हैं वो एक्सक्लूडेबल होते हैं और राइवलरस होते हैं। एक्सक्लूडेबल मतलब क्या होते हैं कि हर कोई इंसान उसको क्या कर सकता है, एक्सेस नहीं कर सकता है। और नॉन राइवलर मतलब हो सकता है कि अगर एक बंदा उसको ले जाए तो दूसरे बंदे को वो चीज़ मिले ही ना, ठीक है ना। एक्सटर्नलिटीज क्या होती है, मैंने आपको बताया कि अनइंटेंडेड साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के, जो थर्ड पार्टी को क्या कर सकता है,
अफेक्ट कर सकता है जो डायरेक्टली उसके कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव। ये देखिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जैसे एजुकेशन नॉट ओनली बेनिफिट द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल को ही बेनिफिट नहीं करेगा बट सोसाइटी को भी करेगा ना, तो एक्सटर्नलिटीज बन रही है पॉजिटिव। वैसे ही नेगेटिव की अगर आप बात करोगे, पोल्यूशन फ्रॉम अ फैक्ट्री अफेक्ट करता है हेल्थ, एनवायरमेंट एंड नियर बाय रेजिडेंट्स को। तो समझ आ गया। तो इसका क्या आ जाएगा आपके पास कि क्या नॉन राइवलरी, ये तो सही है। मार्केट कैन प्रोवाइड ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ, देखिए नहीं, जब भी आपके पास एक्सटर्नलिटीज आ रही हैं, ठीक है, तो मार्केट जो है वो ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ गुड नहीं बना सकता है। जहाँ तो वो ज़्यादा बना देगा, सरप्लस हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, उसका स्कार्सिटी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ए ओनली। चलिए देखिए फिर से आ गया आपका 14-15। अभी मैंने ऊपर ही बताया 2011 क्या सेंसस पहली बार कहाँ यूज़ हुआ था, 15th फाइनेंस कमीशन में, ठीक है। 14th में कौन सा हुआ था, 1971 का। चलिए अब मुद्रा योजना था, मुद्रा योजना अभी तक पूछता है, तो इट वॉज लॉन्च इन 2015, बिल्कुल सही है। ये ग्रांट करता है लोन 15 लाख का। देखिए ये 10 लाख मैक्सिमम कितना दिया जाता है, 10 लाख दिया जाता है, 15 लाख नहीं दिया जाता। अंडर दिस स्कीम ओनली द टर्म लोन रिक्वायरमेंट कैन बी मेट। उसने बोला सिर्फ टर्म लोन होता है, टर्म होता है जो लॉन्ग टर्म लोन होता है, और ये जो वर्किंग कैपिटल होता है शॉर्ट टर्म होता है। बट इसमें लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों दिए जाते हैं। आपने देखा होगा ना, शिशु, किशोर एंड तरुण दिए जाते हैं। देयर इज नो इंसिस्टेंस ऑन कोल। तो ये भी सही है कि अप टू 10 लाख जो आप लोन लेते हो उस पर कोलेटरल देने की जरूरत नहीं है। नॉट करेक्ट पूछा है, ये भी करेक्ट है आपका। अप टू 15 लाख फॉर इनकम जनरेटिंग मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग, ओनली द टर्म लोन, देयर इज नो इंसिस्टेंस, ये भी सही है आपका। सो ये तो दोनों ही गलत है, दोनों ही गलत है आपके, ठीक है। नेक्स्ट है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो 1990 में आई थी वो क्या थी, एलपीजी रिफॉर्म थे, मींस लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ट्रेड लिबरलाइजेशन तो होगा, बिल्कुल सही है। प्राइवेट पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ बेचना अपनी। तो पब्लिक सेक्टर तो बिक रहा था, तो अगर पब्लिक सेक्टर को बेच रहे हो आप तो दोगे किसको, प्राइवेट को दोगे, तो प्राइवेटाइजेशन हो रहा था। तो ये दोनों सही है। पॉवर्टी एलिवेशन ये नहीं था, सो आंसर इज 1 and 2। नेक्स्ट इज नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। देखिए जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का मतलब क्या था, ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या किया जा रहा है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, मीन्स ब्राउन फील्ड के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उन पे क्या कर रहा है, उनको थोड़ा बहुत रिकवर कराया जा रहा है। जो थोड़ी अच्छी कंडीशन में नहीं है तो उन पे पैसा डाल के उनको अच्छा किया जा रहा है, और उनसे पैसा निकलवाया जा रहा है, मतलब मोनेटाइजेशन कराया जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर से। और टॉप 3 सेक्टर्स कौन से हैं जिनका मोनेटाइजेशन पोटेंशियल, जैसे रोड्स, रेलवेज, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन। सिंपली ये होता है कि गवर्नमेंट बोलती है ठीक है हम क्या करते हैं, इस पर पैसा लगाते हैं, ठीक है। एक तो ये होता है कि गवर्नमेंट खुद से भी पैसा लगाती है, दूसरा होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी किया जाता है कि प्राइवेट को बोलती है तुम भी थोड़ा लगाओ, हम भी लगाते हैं, और इतने साल के लिए हम तुम्हें दे देंगे ये वाला, जैसे रोड है तो वो आपको दे दिया, या रेलवेज आपको दे दिया, तो इतने टर्म जैसे 10 साल के लिए दे दिया, तो 10 साल में आप जितना पैसा वहाँ से निकलवा सकते हो निकाल लो, मतलब जितना तुम्हारा बनता है, बाद में हम क्या कर लेंगे, उसको वापस ले लेंगे, ठीक है। ये किया जाता है। सो अंडर नेशनल मोनेटाइजेशन इंस्ट्रूमेंट टू बी यूज फॉर एसेट मोनेटाइजेशन, बिल्कुल है, क्योंकि एसेट ही है ना, तो उसको मोनेटाइज किया जा रहा है। इंक्लूड जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, कंसेशंस होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, तो ये दोनों ही इन्विट्स होते हैं, तो ये दोनों ही सही हैं। एक बार बता देती हूँ मैं आपको इसमें। देखिए ये लॉन्च हुआ था 2021 से, ताकि ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स है जो थोड़े बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है उन पे उनको अच्छा किया जाएगा, कनेक्टिविटी थोड़ी बनाई जाएगी, जैसे रोड, रेलवेज वगैरह हो गया, तो उन पे पैसा लगाएगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी गवर्नमेंट भी लगाएगी, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव क्या था कि रेवेन्यू जनरेट करना, जो भी आपके पब्लिक सेक्टर के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको मोनेटाइज कराना है जो अभी यूटिलाइज में नहीं है। तो ये सेक्टर्स देख सकते हो आप। मोनेटाइजेशन मेथड क्या होगा, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होंगी या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होंगी। ये क्या करेंगी, इन्वेस्टमेंट करेंगी इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स में और जनरेट स्टेडी कैश फ्लो फॉर जो भी इन्वेस्टर्स होंगे। अब इन्वेस्ट कोई ना कोई तो इन्वेस्ट करेगा, उनके लिए उनको वापस पैसा कैसे देना वो भी जनरेट करेंगी। जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कंसेशंस होंगे या लीज ऑपरेट ट्रांसफर। पहले तो आप लीज पे देंगे, उनको बोलोगे कि तुम ऑपरेट करो, ठीक है, इतने साल तक तुम ऑपरेट करो, पैसा निकलवा लो अपना। जैसे रोड है, ठीक है, तो रोड पे आपके टोल्स वगैरह होते हैं, तो हमने ये वाला जो इतना जो रोड है ये आपको दे दिया, अब आप क्या करो, इस पर टोल लगाओ। बट इस पर होता क्या है, जैसे अब गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं होता तो वो खुद से तो नहीं लगा सकती, इसलिए वो प्राइवेट कंपनी को बोलती है कि तुम ये रोड बनवा दो, अच्छे से करा दो, ठीक है, तो हम ये रोड तुम्हें क्या कर देंगे,
ऑपरेट करने के लिए दे देंगे, फॉर एग्जांपल 10 साल के लिए। अब 10 साल के लिए जितना भी टोल वगैरह तुम कलेक्ट कर सकते हो, जो भी तुम कर सकते हो, तुम इस रोड से निकलवा लो। जब तुम्हारा पूरा हो जाएगा, जितना तुमने इन्वेस्ट किया या जो भी तुम्हारा प्रॉफिट करके जितना भी हो जाएगा, इतने साल में जितना तुम हो जाएगा, फिर उसके बाद तुम क्या कर देना, उसको वापस हमें दे देना, ट्रांसफर कर देना हमें, तो गवर्नमेंट को वापस मिल जाएगा। सो लीजिंग आउट एसेट्स टू प्राइवेट प्लेयर, प्राइवेट प्लेयर को तुम लीज करोगे, जो बाद में उसको ऑपरेट करेंगे, मेंटेन करेंगे एक सर्टेन पीरियड के लिए, उसके बाद वो किसको दे देंगे वापस, फिर से गवर्नमेंट को दे देंगे। समझ आया? टारगेट क्या है कि कम से कम 6 लाख करोड़ रेज करना है ओवर 4 ईयर्स, एंड कैसे करके, गवर्नमेंट एसेट्स को मोनेटाइज करके। और ये जो पाइपलाइन है वो किसको सपोर्ट देगी? नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। बट ये जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, इसमें दोनों आएंगे, आपके ब्राउन फील्ड भी आएंगे, ग्रीन फील्ड। ग्रीन फील्ड होता है जो बिल्कुल आप स्क्रैच से कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। इसमें रोड मैप क्या है कि इन्वेस्ट किया जाएगा 100 लाख करोड़, इंपॉर्टेंट, 2019 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। बाकी आप देख लेना यार। और ये जो ग्रीन फील्ड या ब्राउन फील्ड के जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे, ईच जो प्रोजेक्ट होगा वो 100 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? अच्छा, रिटेल कोर इन्फ्लेशन की बात कर रहा है। नो, व्हाट इज रिटेल कोर? एक होता है कोर इन्फ्लेशन, एक होता है हेडलाइन। हेडलाइन होता है कि जो अभी प्रेजेंट आपको इन्फ्लेशन दिख रहा है, चाहे वो आपके फूड इन्फ्लेशन है, चाहे कुछ भी है, दैट इज योर हेडलाइन इन्फ्लेशन। बट कोर इन्फ्लेशन होता है कि जो अभी के जो प्राइसेस हैं ज़्यादा कम हुए हैं, उसको नहीं लिया जाएगा, मतलब जो फ्लक्चुएट कर रहे हैं उसको नहीं लिया जाएगा। तो दैट इज़ फूड एंड बीवरेज और फ्यूल। देखिए फ्यूल के प्राइसेस आए दिन घटते बढ़ते रहते हैं, या फूड है उसके भी आए दिन ज़्यादा हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। सो ये रिटेल कोर इन्फ्लेशन में ये चीज़ नहीं ली जाती है, ये हेडलाइन में ली जाती है, ठीक है। तो बाकी बचता है ट्रांसपोर्ट, क्लोथिंग। आंसर इज 3 and 4। अब आता है कैपिटल रिसीट। देखिए एक होता है कैपिटल रिसीट, एक होता है रेवेन्यू रिसीट आपका, ठीक है। ये पढ़ा ही होगा आपने। दो आपके मतलब बजट्स को डिवाइड किया जाता है। अब कैपिटल में क्या आती है कि जिसमें गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज होती हैं, गवर्नमेंट को वापस पैसा देना लाइबिलिटीज है, या फिर उसके एसेट्स होते हैं, ठीक है। अब लाइबिलिटीज हैं और एसेट्स हैं, तो ये क्या कर सकती है, गवर्नमेंट अपने एसेट्स को बेच सकती है, ठीक है। जैसे कोई भी एसेट है उनको बेच दिया, डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, तो पैसा आ जाएगा उनके पास। तो पैसा आया, इसका मतलब वो कैपिटल रिसीट से पैसा आ गया उसके पास। या वो बोरोविंग कर लेती है ना, बोरो कर लेती है, तो वो भी तो लाइबिलिटीज है ना। अगर बोरो करेगी तो वापस देना पड़ेगा, ठीक है। और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है कि वो इन्वेस्टमेंट कर रही है कहीं पे, जैसे रोड्स, रेलवे पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, जो बाद में यहाँ से पैसा आता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट मैंने आपको बताया, बिल्कुल से बेच दिया तो पैसा आएगा, तो रिसीट आ गया, ठीक है। ये जो इंटरेस्ट रिसीट्स होती है ना, ये आपका रेवेन्यू अकाउंट में आता है। इसमें आता है रेवेन्यू अकाउंट में आता है, जो भी आपका इंटरेस्ट पे किया जाता है, चाहे वो डायरेक्ट इंटरेस्ट है, चाहे वो इनडायरेक्ट है, ठीक है। स्मॉल सेविंग्स और नेट मार्केट, ये तो कैंसिल हो गया। देखिए जो स्मॉल सेविंग्स होती है ना, कुछ कुछ छोटी छोटी सेविंग्स होती है जो गवर्नमेंट की, उसमें जैसे आप क्या करते हो, आपकी स्कीम्स होती हैं, ठीक है। सुकन्या समृद्धि स्कीम थी आपकी, उससे क्या होता है, आप तो पैसा डालोगे पोस्ट बैंक में, ठीक है, कि आपने थोड़ा 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 पैसा करके डाला, बट गवर्नमेंट भी श्योर करती है कि आप इतना डालो, हम उतना डालेंगे, कुछ परसेंट आप डालो, कुछ परसेंट हम डालेंगे, और मिला के आपको क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर ईयर के बाद आपको इतना पैसा मिलेगा। इसका मतलब सेविंग तो हो रही है हमारी तरफ से, गवर्नमेंट के अकाउंट में जा रही है, बट गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बनती है, गवर्नमेंट को वो वापस देना पड़ेगा, खुद से भी डाल के उसको क्या करना पड़ेगा, वापस देना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो योर कैपिटल रिसीट। अब आता है नेट मार्केट बोरोविंग, मैंने आपको बता ही दिया, बोरो कर रहे हो मार्केट से तो आपको वापस देना पड़ेगा। सो ये भी आपका क्या आ जाएगा, कैपिटल में आ जाएगा, लाइबिलिटी है ना ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा है जो परसेंटेज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल रेवेन्यू। तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट का कहाँ से आता है, मैं आपको बता देती हूँ। जीएसटी, इनकम टैक्स, देन उसके बाद आता है आपका कॉरपोरेशन टैक्स। कॉरपोरेशन टैक्स क्या होता है, जो भी कंपनीज का जो भी प्रॉफिट होता है उससे। एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी क्या होती है, एक्साइज ड्यूटी होती है कि मतलब अगर आपको हमारे मतलब विद इन द कंट्री अगर आपको कुछ भी बनाना है, कंट्री प्रोडक्ट वगैरह जो भी बनाने, तो उसके लिए आपको ड्यूटी पे करना पड़ती है। लास्ट में आपकी आती है कस्टम। कस्टम क्या होती है, जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स पे ड्यूटी लगती है, दैट इज कस्टम ड्यूटी। सो सी आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन आया था, अगर आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना हो कैसे करते हैं, उसमें बोला इसमें से कौन सा जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हमारी जो उसका पिलर नहीं है, अगर आप देखो उसने बोला एक्सपोर्ट प्रमोशन थ्रू कोलैबोरेशन। क्या इसमें कोई गलती है कि हम कोलैबोरेशन से एक्सपोर्ट प्रमोट करेंगे, सही है, कुछ नेगेटिव नहीं है, तो मतलब ये तो सही होगा।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, ये तो सबसे टॉप प्रायोरिटी होती है हमारी। अब बचता है ये दोनों। अब उसने, अगर आप ए पार्ट देखो, उसने बोला मोस्ट फेवर्ड नेशंस, क्या हम जो ज़्यादा हमारे फेवरेट नेशंस हैं हम उसके साथ करेंगे? देखिए अगर ऐसा कुछ होगा ना तो हमारी गलत पोर्ट्रे होगा, है ना। मोस्ट फेवर्ड नेशन क्यों, ये थोड़ा सा नेगेटिव जाता है। बाकी अगर आप डी देखोगे, इमर्जिंग एरियाज पे काम करेंगे, बिल्कुल करेंगे यार हम। इमर्जिंग एरियाज मतलब आपका कौन सा है, ई कॉमर्स है, ठीक है। मतलब ई कॉमर्स को यूज़ करके हम क्या करेंगे, अपना एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, इसका आंसर इज ए पार्ट। अब वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है, उसने बोला कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट होता है, आइडेंटिफाइड विलेज। आइडेंटिफाइड कौन से विलेजेस होते हैं, ये आपके बॉर्डर विलेजेस होते हैं। फेयर फेस्टिवल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। आई थिंक अराउंड 2900 फेयर फेस्टिवल्स हो चुके हैं। सो इसका आ जाएगा बोथ 1 और 2। सो 2024 ख़त्म हो गया। बाकी आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है या जो भी है, यहाँ से मिल जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट है अपने पास 2023 का, देख लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है द फोकस ऑफ सेकंड 5 ईयर प्लान। देखिए मैंने जितने भी 5 ईयर प्लान्स हैं, वैसे जब मैंने पिछले बार आपको CAPF का कराया था तब मैंने ये सारे 5 ईयर प्लान्स आपको बताए थे। तो उसने सेकंड 5 ईयर प्लान की बात की है। अब देखो इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो। उसने बोला इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंट। अब मेरे को खुद बताओ, आपका सेकंड 5 ईयर प्लान हो रहा है 5661 में। उस टाइम पे जस्ट तो इंडिपेंडेंट नेशन बना था हमारा, तो क्या हम सेल्फ रिलायंट उस टाइम पे हो सकते हैं? आज नहीं हो पा रहे हम सेल्फ रिलायंट अच्छे से, तो उस टाइम कैसे होते हैं? तो ये गलत। यहाँ पे भी उसने क्या बोला है, पॉवर्टी अटेनमेंट एंड सेल्फ रिलायंस, तो हमें सेल्फ रिलायंस होना है, तो उस टाइम पे भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट अगर आप बी और डी में देखोगे, एक्सेलरेशन ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, उस टाइम पे कौन सा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ाओगे आप? क्योंकि उस टाइम पे तो खाने को ही नहीं मिल रहा था। सो ये भी गलत हो गया। सो आंसर इज, उसने बोला था कि हमें रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करना पड़ेगा, और किस पे फोकस करना पड़ेगा, बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैलेंस ऑफ ट्रेड पे है। उसने बोला इंडिया बिजनेस पर्सन बाय शेयर इन अ ब्रिटिश। देखिए कोई भी ब्रिटिश कार कंपनी है, बाहर की कंपनी है, उसमें आपने शेयर्स इन्वेस्ट किए, ठीक है। तो ये ट्रांजेक्शन किस में जाएगा? देखिए ये बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में आएगा। व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स? क्या होता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड करता है कितने ट्रांजेक्शन यहाँ से बाहर जा रहे हैं, बाहर से यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। टोटल ट्रांजेक्शन आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट्स देखता है। बट जो बैलेंस ऑफ ट्रेड देखता है, डिफरेंस देखता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? डिफरेंस। बैलेंस ऑफ पेमेंट को ही यूज करता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, कि कितना डिफरेंस है हमारे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में, दैट इज योर बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। अगर हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा, इसका मतलब सरप्लस हो जाएगा, और अगर हमारा पॉजिटिव में आ जाएगा, और अगर हमारा इम्पोर्ट ज़्यादा है तो नेगेटिव हो जाएगा, मीन्स आपका ट्रेड डेफिसिट हो जाएगा, ठीक है। इसमें आ जाएगा। ट्रांजेक्शन्स जो भी होंगे वो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में जाते हैं। अब उसने बोला इसमें से कौन से जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं हमारे इंडियन इकोनॉमी में। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना कि ये इंडिकेटर्स हैं कि नहीं है इंडियन इकोनॉमी में, तो जनरली ज़्यादा सही होता है। क्यों होता है सही? बिकॉज ये ना डायरेक्टली एंड डायरेक्टली कुछ भी इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर सकता है। सो पावर कंजप्शन ठीक है। IIP जनरल इंडेक्स क्या होता है? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कितनी हो रही है, मतलब शॉर्ट टर्म इंडिकेटर होता है जो मेजर करता है कि कितना, जैसे कि अगर आपका जो भी इंडस्ट्री है उसमें प्रोडक्शन होती है तो उसके वॉल्यूम में कितना चेंज आ रहा है, तो दैट इज़ योर IIP जनरल इंडेक्स होता है। तो ऑब्वियसली अगर आपकी प्रोडक्शन है वो भी तो डिपेंड करेगा इकोनॉमी पे, और 10 साल की जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की यील्ड होगी वो भी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगी। ये जो होता है ये आपका कंपाइल किया जाता है और पब्लिश किया जाता है, मंथली बेसिस पे किया जाता है। किसके द्वारा? NSO के द्वारा, दैट इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा, ठीक है। आंसर आ जाएगा 1, 2 एंड 3। लास्ट क्वेश्चन है सपोज एन इंडियन सिटीजन मेक एन इन्वेस्टमेंट। आपने क्या किया, बाहर अब्रॉड में इन्वेस्टमेंट किया और उस पर आपको पॉजिटिव रिटर्न मिलता है, तो ये किसके अंडर आएगा? देखिए GDP क्या होता है? GDP होता है कि जितने भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप विद इन द कंट्री प्रोड्यूस कर रहे हो, है ना। विद इन द कंट्री जो भी काम हो रहा है दैट कम्स अंडर GDP। GNP क्या होता है? जितने भी हमारे नेशनल्स हैं, चाहे वो बाहर काम कर रहे हैं चाहे वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, जितनी टोटल इनकम होगी दैट इज द नेशनल इनकम। अब बताओ किसका पार्ट होगा? हर इनकम पार्ट इज द इंडिया की नेशनल इनकम का तो पार्ट होगा, क्योंकि हमारा ही बंदा है जो बाहर कमा रहा है ना। बट वो हमारे इंडिया में नहीं हो रहा है, इसलिए वो पार्ट नहीं होगा GDP का, ओके। अच्छा यहाँ पे भी एक क्वेश्चन इससे से रिलेटेड, मतलब 2023 के। उसने बोला एडिक्वेसी ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ अ कंट्रीज कैप्चर्ड बाय। एडिक्वेसी मीन्स जितने भी हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है क्या वो एडिक्वेट है कि नहीं है, वो कैसे पता चलेगा? रिजर्व टू इम्पोर्ट रेशो, जितने भी आपके रिजर्व्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, वो कितने रिजर्व्स हैं विद रिस्पेक्ट टू योर इम्पोर्ट, मतलब जितना भी आप इम्पोर्ट कर रहे हो तो इम्पोर्ट के रिलेशन में हमारा कितना रिजर्व है, क्या वो एडुकेसी बताएगा? बिल्कुल बताएगा।
रिजर्व टू एक्सटर्नल डेट रेशो मतलब आपका कुछ ना कुछ तो डेट होगा एक्सटर्नली, आपने कुछ ना कुछ तो कर्जा होगा आपके सर पे। सो उस कर्जे को अगर फॉर एग्जाम्पल कोई क्राइसिस की सिचुएशन आ गई तो उस क्राइसिस की सिचुएशन में आप कितना रिजर्व, क्या आपके पास जो रिजर्व है वो सफिशेंट है भी है कि नहीं, कि कल को आपको डेट पे करना पड़ेगा, इतना ज़्यादा कर्जा हो जाएगा, है ना, तो उसको पे करने के लिए आपके पास कुछ है भी है कि नहीं है, तो ये भी होगा। देन इज रिजर्व टू मॉनिटरी एग्रीगेट्स मतलब जो भी आपका रिजर्व है विद रिस्पेक्ट टू कितनी मनी आपकी सर्कुलेशन में चल रही है या फिर कितना पैसा जो है सेंट्रल बैंक का आरबीआई के पास है, तो क्या वो भी आपकी जो है एडुकेसी बताती है फॉरेन एक्सचेंज की, बिल्कुल बताती है। बट अगर आप रिजर्व टू जीडीपी रेशो देखोगे, ठीक है, कि कितना रिजर्व है विद रिस्पेक्ट टू हमारी जो पूरी की पूरी जीडीपी है, वो नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि एडुकेसी जो भी होती है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की, हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व किसके लिए यूज़ कर सकते हैं, है ना, जैसे कि इम्पोर्ट करना है ना, इम्पोर्ट करना तो उसके लिए भी ज़रूरत होगी, या फिर एक्सटर्नल डेट है उसको रिकवर करने के लिए, ठीक है। सो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1, 2 एंड 4 हो जाएगा। आपका जीडीपी का कोई इसमें नहीं होगा, ठीक है, जीडीपी नहीं बताएगी कि वो कितना एडुकेट नहीं है, इम्पोर्ट, एक्सटर्नल डेट और मॉनिटरी एग्रीगेट से बताएगा, ठीक है। सो इफ ऑल द पीपल ऑफ द इकोनॉमी इंक्रीजेस द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम दे सेव द टोटल वैल्यू। देखिए अगर आप क्या कर रहे हो, अपना जो जितना भी आप सेव कर रहे हो वो आप बढ़ा देते हो, ठीक है, तो जो टोटल वैल्यू होगी आपकी सेविंग्स की, या तो वो डिक्रीज हो रही है या वो सेम रहेगी। तो ये कैसा फिनोमिना हुआ? देखिए अगर तो देखो पैराडॉक्स क्राउडिंग इन क्राउडिंग आउट तो नहीं होता। क्राउडिंग इन मतलब पैसा आ रहा है, क्राउडिंग आउट मीन्स पैसा जा रहा है, सिंपल। बट पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट एंड पैराडॉक्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी तो तब होगा ना अगर आप सेव भी कर रहे हो और आपका पैसा भी बढ़ रहा है ना, तो टोटल वैल्यू आपकी क्या हो रही है, इकोनॉमी में जो टोटल वैल्यू हो रही है वो बढ़ रही है। बट यहाँ पे तो थ्रिफ्ट है ना, या तो डिक्रीज हो रही है या फिर अनचेंज रह रही है। सो दैट इज पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ सर्टेन रेशो इन हैंड एंड टोटल एसेट दैट द रेशो इज। मैंने अभी आपको ऊपर बताया इन हैंड जो बैंक्स को अपने पास पैसा रखना पड़ता है दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। उसमें मतलब अगर सीआरआर तुम लोअर कर दोगे तो मनी सप्लाई क्या होगा, सीआरआर कम कर रहे हो, इसका मतलब जो भी अमाउंट ऑफ मनी कमर्शियल बैंक उनके पास रखता है, आरबीआई के पास रखता है, वो कम रखेगा। अगर वो आरबीआई के पास कम रखेगा, खुद के पास ज़्यादा रखेगा, इसका मतलब वो मनी सप्लाई को बढ़ा पाएगा, लोगों को पैसा दे पाएगा। सो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, इकोनॉमी में इंक्रीज हो जाएगी। नाउ वी हैव सीएपीएफ 2022। देखिए अगर आप ये देखोगे ये थोड़े कम ही क्वेश्चंस हैं आपके, ज़्यादातर आपको क्वेश्चन 2024 में आए थे, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो गया। बाकी ये जो क्वेश्चंस है ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।